कल्पना कीजिए आज से करीब 1 लाख साल पहले पूर्वी अफ्रीका के घने जंगल का दृश्य। एक इंसान पेड़ों के बीच से गुजर रहा है, लेकिन कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ है। वो इस धरती पर अकेला इंसान नहीं है। बिल्कुल। अगर हम उस समय की दुनिया का नक्शा उठाकर देखें ना, तो कम से कम 6 अलग-अलग तरह के इंसान पृथ्वी के अलग-अलग कोनों में घूम रहे थे। हाँ, मतलब कुछ ऐसे थे जो बर्फीले इलाकों में रहते थे और हमसे कई ज्यादा ताकतवर थे, और कुछ ऐसे भी थे जो किसी दूरस्थ द्वीप पर फंसे हुए थे, जिनकी ऊंचाई मुश्किल से 1 मीटर थी। सही कहा आपने। इतनी सारी मानव प्रजातियां एक ही समय पर इस ग्रह पर मौजूद थी। लेकिन आज सिर्फ हम बचे हैं, बाकी सब रहस्यमयी तरीके से गायब हो गए। ये कोई साइंस फिक्शन फिल्म की शुरुआत नहीं लग रही है, बल्कि यह है हमारे अपने इतिहास की सबसे बड़ी अनसुलझी गुत्थी है। और यही बात इस विषय को इतना रोमांचक बनाती है। बिल्कुल। तो आज की इस गहन चर्चा में हम युवाल नोआ हरारी की बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक सेपियंस मानव जाति का संक्षिप्त इतिहास के पहले 3 अध्यायों की गहराइयों में उतरने वाले हैं। हमारा आज का मिशन ये समझना है कि अफ्रीका के एक कोने में रहने वाला एक महत्वहीन सा जानवर यानी कि होमो सेपियंस वो पूरी दुनिया का शासक कैसे बन गया। इस पूरी यात्रा में जो बात मुझे सबसे ज्यादा झकझोरती है वो ये है कि हम यहाँ सिर्फ इतिहास की तारीखें या जीवाश्मों का अध्ययन नहीं कर रहे हैं। तो असल में हम क्या खोज रहे हैं? हम असल में अपनी आज की जिंदगी का आईना देख रहे हैं। आज हम जो कुछ भी हैं, मतलब हमारी खाने की आदतें, हमारे समाज की बनावट, हमारे अवचेतन मन में बैठा डर और यहाँ तक कि हमारी रोजमर्रा की जो चिंताएं हैं ना। हाँ, उनका सीधा तार उस 1 लाख साल पुरानी दुनिया से जुड़ा हुआ है। एकदम सही। मानव विकास की प्रक्रिया को समझना असल में खुद के मनोविज्ञान को समझने की चाबी है। तो चलिए शुरुआत इस बात से करते हैं कि होमो सेपियंस का ये सफर अकेले तय नहीं हुआ था। मुझे ये विचार बहुत हैरान करता है कि चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे आज दुनिया में शेर, चीता, तेंदुआ और बिल्ली एक ही परिवार के हैं, है ना? जी, फेलाइन परिवार का हिस्सा है। बिल्कुल। वैसे ही किसी समय में हम इंसानों का भी वैसा ही एक भरा पूरा परिवार था। निएंडरथॉल्स, होमो इरेक्टस, होमो फ्लोरेसिएंसिस, ये सब हमारे चचेरे भाई बहन थे। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि हमने उस पारिवारिक रहस्य को इतिहास के पन्नों में ऐसे दबा दिया जैसे वो कभी था ही नहीं। हाँ, आज हम खुद को प्रकृति से बिल्कुल अलग और एक अकेली चुनी हुई प्रजाति मानते हैं। इस पारिवारिक पेड़ को समझने से ना एक बहुत बड़ा भ्रम टूटता है। हमें अक्सर लगता है कि इंसान शुरू से ही प्रकृति का सिरमौर था, लेकिन विकास के दृष्टिकोण से देखें तो हमारा ये बड़ा दिमाग, जिस पर आज हमें इतना गर्व है, शुरुआत में एक बहुत बड़ी लायबिलिटी यानी एक बोझ था। एक बोझ? अरे ये कैसे हो सकता है? दिमाग तो हमारी सबसे बड़ी ताकत है। आज है, लेकिन हमेशा नहीं था। देखिए, एक औसत होमोसेपियंस का दिमाग उसके शरीर के कुल वजन का बमुश्किल 2 से 3% हिस्सा लेता है। मगर जब शरीर पूरी तरह से आराम की स्थिति में होता है, तब ये अकेला अंग 25% ऊर्जा सोख लेता है। 25% ऊर्जा? ये तो बहुत ही ज्यादा है। हाँ, तुलना के लिए अगर देखें तो अन्य वानरों का दिमाग आराम करते समय सिर्फ 8% ऊर्जा लेता है। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि हमारे पूर्वज हमेशा एक भयंकर ऊर्जा संकट में रहते होंगे। अगर शरीर का 1/4 ईंधन सिर्फ सोचने में खर्च हो रहा है, तो जाहिर है शरीर के बाकी हिस्सों को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी होगी। बिल्कुल। और शायद यही वजह है कि हमारी मांसपेशियां सिकुड़ गईं, हम शारीरिक रूप से इतने कमजोर हो गए। सवाना के जंगलों में जहां हर तरफ खूंखार शिकारी जानवर घात लगाए बैठे हों, वहां अपनी शारीरिक ताकत गंवाकर एक भूखे दिमाग को पालना कोई समझदारी की बात तो नहीं लगती। प्रिया, कोई सोच समझकर बनाई गई योजना थोड़ी है। ऊर्जा को मांसपेशियों से निकालकर न्यूरॉन्स की तरफ मुड़ने का नतीजा ये हुआ कि प्राचीन इंसान एक चिंपैंजी के साथ होने वाली हाथापाई में भी बुरी तरह हार जाता। मतलब हम शारीरिक रूप से एकदम लाचार थे। हाँ, और इस शारीरिक कमजोरी के बावजूद इस बड़े दिमाग ने तुरंत कोई चमत्कारिक औजार या हथियार नहीं बनाए। लाखों सालों तक इंसान खाद्य श्रृंखला के बीच में कहीं अटका रहा। बीच में? हम तो हमेशा से खुद को शीर्ष पर मानते आए हैं। यही तो गलतफहमी है। वो छोटे जानवरों का शिकार करता था, पौधे बटोरता था और बड़े शिकारियों से छिपता फिरता था। जब शेर किसी जानवर का शिकार करके चले जाते थे, अच्छा, और फिर लकड़बग्घे आकर हड्डियों से मांस नोच लेते होंगे। बिल्कुल। उसके बाद इंसान छिपकर वहां पहुंचता था और पत्थरों से हड्डियां तोड़कर उनके अंदर का मज्जा यानी बोन मैरो निकाल कर खाता था। यही हमारी असलियत थी। बाप रे, ये तस्वीर उस महान और शक्तिशाली इंसान की छवि को पूरी तरह से तोड़ देती है।
जो हमें अक्सर स्कूलों में दिखाई जाती है। हम शिकार करने वाले कोई महान योद्धा नहीं, बल्कि बचे खुचे टुकड़ों पर पलने वाले प्राणी थे। सही कहा। तो फिर इस चक्र को तोड़ा कैसे गया? एक कमजोर शरीर और एक अत्यधिक ऊर्जा मांगने वाले दिमाग के साथ होमो सेपियंस ने प्रकृति के इस कड़े नियम को मात कैसे दी, अपना दबदबा कैसे बनाया? इस बदलाव का सबसे बड़ा कारण था आग पर नियंत्रण पाना। जब इंसानों ने आग का इस्तेमाल सिर्फ रोशनी या गर्माहट के लिए नहीं, बल्कि भोजन पकाने के लिए करना शुरू किया, तो जीव विज्ञान के नियम ही बदल गए। बिल्कुल बदल गए। आग ने भोजन के रसायन को बदल दिया। जो काम एक चिंपैंजी को कच्चा मांस या सख्त कंदमूल चबाने में 5 से 6 घंटे लगाता था, वो पके हुए भोजन के साथ 1 घंटे में सिमट गया। और आग ने भोजन में मौजूद परजीवियों और कीटाणुओं को भी मार दिया होगा, जिससे कई तरह की बीमारियां भी खत्म हो गई होंगी। हाँ, और अगर इसे पाचन तंत्र के नजरिए से देखें तो हमने अपना अन्न पाचन शरीर के बाहर ही करना शुरू कर दिया, है ना? एकदम सही पकड़ा आपने। जब खाना आग पर पकने के कारण पहले से ही नरम और पचने में आसान हो गया, तो हमें बड़े और मजबूत दांतों की जरूरत नहीं रही। और सबसे महत्वपूर्ण बात मैं समझ रही हूँ कि हमारी आंतों की लंबाई कम हो गई होगी। हाँ, आंतें भी बहुत ज्यादा ऊर्जा खर्च करने वाले अंग हैं। छोटी आंतों का सीधा मतलब था कि वहां से बचने वाली ऊर्जा को सीधे उस भूखे बड़े दिमाग की ओर मोड़ा जा सकता था। अरे वाह! तो आग और पकाने की कला ने न केवल हमारी शारीरिक संरचना में बदलाव किया, बल्कि इंसानों को रातों रात खाद्य श्रृंखला की शीर्ष पर ला खड़ा किया। और यहीं पर एक बहुत बड़ी पारिस्थितिकीय त्रासदी की नींव पड़ी। त्रासदी? वो कैसे? देखिए, अगर हम शेरों या शार्क मछलियों के विकास को देखें तो उन्हें खाद्य श्रृंखला के शिखर तक पहुंचने में लाखों साल लगे। इस धीमी प्रक्रिया ने प्रकृति को संतुलन बनाने का पूरा मौका दिया। जैसे जैसे शेर खतरनाक होते गए, हिरणों ने तेज दौड़ना सीख लिया। अच्छा, यहाँ बात बहुत ही दिलचस्प हो जाती है। इंसानों ने आग की मदद से ये जो छलांग लगाई, वो इतनी तेजी से लगाई कि प्रकृति के पास प्रतिक्रिया करने या संतुलन बनाने का समय ही नहीं बचा। बिल्कुल समय नहीं मिला। और मुझे लगता है कि खुद इंसान का दिमाग भी इस अचानक मिली ताकत के लिए तैयार नहीं था। लाखों सालों तक घास के मैदानों में डर डर कर जीने वाला प्राणी अचानक से पूरी दुनिया का राजा बन गया। ये कुछ ऐसा है जैसे किसी बेहद असुरक्षित और डरे हुए इंसान के हाथ में अचानक परमाणु बम का ट्रिगर दे दिया जाए। ये बहुत ही सटीक तुलना है। और ये डर आज भी हमारे भीतर गहराई से बैठा हुआ है। हमारा अवचेतन मन आज भी उसी सवाना के डरे हुए प्राणी का है। मतलब हम आज भी अंदर से डरे हुए हैं? बिल्कुल। इसीलिए मानव जाति इतनी क्रूर और विनाशकारी साबित हुई। एक शेर को अपनी ताकत पर भरोसा होता है, वो बेवजह तबाही नहीं मचाता, लेकिन इंसान अपने अस्तित्व को लेकर इतना असुरक्षित महसूस करता है कि उसने अपने आसपास के पर्यावरण पर हिंसक तरीके से नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश की। ये डर का परिणाम थे? इसमें कोई शक नहीं है। होमो सेपियंस ने आग से ताकत तो हासिल कर ली, लेकिन मेरे दिमाग में एक सवाल अभी भी बना हुआ है। निएंडरथल्स के पास भी तो आग थी, और वो शारीरिक रूप से सेपियंस से कहीं ज्यादा मजबूत और ठंड को सहने वाले थे। हाँ, वो काफी ताकतवर थे। तो अगर एक निएंडरथल और एक सेपियंस के आमने सामने की लड़ाई होती, तो सेपियंस बुरी तरह हार जाता। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि मजबूत निएंडरथल्स रहस्यमयी तरीके से गायब हो गए और कमजोर सेपियंस पूरी दुनिया में फैल गए? इस पहेली का उत्तर उस घटना में छिपा है जिसे हम संज्ञानात्मक क्रांति या कॉग्निटिव रेवोल्यूशन कहते हैं। ये करीब 70,000 साल पहले हुई थी। 70,000 साल पहले? तो इसमें ऐसा क्या खास हुआ? सेपियंस के दिमाग की वायरिंग में कुछ ऐसा बदलाव हुआ जिसने उन्हें बिल्कुल नए तरीके से सोचने और संवाद करने की क्षमता दी। उनकी भाषा में एक ऐसा लचीलापन आ गया जो इतिहास में पहले किसी जीव के पास नहीं था। लेकिन भाषा तो जानवरों की भी होती है। जैसे हरे बंदर भी अपनी पुकार से दूसरे बंदरों को चेतावनी देते हैं कि चील आ रही है या शेर आ रहा है। तो सेपियंस की भाषा में ऐसा क्या खास था जो हरे बंदरों या निएंडरथल्स के पास नहीं था? ये बहुत अच्छा सवाल है। हरे बंदरों की भाषा केवल वर्तमान के भौतिक वास्तविकता तक सीमित है। मतलब, सावधान, शेर आ रहा है। हाँ, बस एक सीधा संदेश। लेकिन सेपियंस की भाषा का विकास सिर्फ शेरों की चेतावनी देने के लिए नहीं हुआ। विकासवादी जीव विज्ञानियों के अनुसार हमारी भाषा का विकास मुख्य रूप से सामाजिक जानकारी साझा करने के लिए हुआ। सामाजिक जानकारी? जी, इसे गपशप का सिद्धांत या गॉसिप थ्योरी कहा जाता है। गपशप मतलब दूसरों की बुराई करना? एक तरह से हाँ। सेपियंस की भाषा इस जटिल जानकारी को संप्रेषित करने में सक्षम थी कि समूह में कौन किससे नफरत करता है, कौन किसके साथ सो रहा है, या संकट के समय कौन भरोसेमंद साबित हो सकता है। से ये था कि हम एक दूसरे की पीठ पीछे बातें कर सकते थे।
ये बात सुनने में थोड़ी अजीब लगती है। अजीब है, लेकिन अगर हम इसे गहराई से देखें तो गपशप ने एक तरह का सामाजिक गोंद तैयार किया। जब आप ये जान लेते हैं कि समूह में कौन ईमानदार है और कौन धोखेबाज, तो आप एक दूसरे के साथ बहुत बेहतर तरीके से सहयोग कर सकते हैं। अच्छा, तो गपशप ने हमें छोटे और असुरक्षित परिवारों से निकालकर बड़े समूह बनाने में मदद की होगी। बिल्कुल, इसी की वजह से हम 150 लोगों तक के बड़े और स्थिर समूह बना पाए। सामाजिक प्राणी होने के नाते 150 का ये आंकड़ा बहुत महत्वपूर्ण है। वो कैसे? मानव मस्तिष्क स्वाभाविक रूप से लगभग 150 लोगों के सामाजिक ताने बाने को याद रख सकता है और उनके साथ गहरे संबंध बना सकता है, लेकिन 150 के बाद गपशप काम करना बंद कर देती है। मतलब आप हजारों अजनबियों के साथ गपशप के आधार पर एक समाज नहीं चला सकते। एकदम सही। और निएंडरथल्स शायद कभी इस 150 की सीमा को पार ही नहीं कर पाए। वे छोटे छोटे गुटों में बटे रहे। और यहीं पे सेपियंस ने एक ऐसी छलांग लगाई जिसने पूरी दुनिया का खेल बदल दिया। जी हाँ। क्योंकि 150 की सीमा को पार करने के लिए सिर्फ गपशप काफी नहीं थी। तो इसका मतलब ये सब क्या है? असली सुपर पावर गपशप नहीं, बल्कि उन चीजों के बारे में बात करने की क्षमता है जिनका कोई भौतिक अस्तित्व ही नहीं है। बिल्कुल। फिक्शंस यानी कल्पित कहानियां और मिथक। केवल सेपियंस ही ऐसी चीजों की कल्पना कर सकते हैं जिन्हें उन्होंने कभी देखा, छुआ या सूंघा नहीं है। जैसे कि देवता, आत्माएं, राष्ट्र, मानवाधिकार, इन सब का जन्म हमारी सामूहिक कल्पना से हुआ। ये एक अभूतपूर्व क्षमता है। कोई भी चिंपैंजी ये मानकर अपना केला आपको नहीं देगा कि मरने के बाद उसे चिंपैंजियों के स्वर्ग में अनगिनत केले मिलेंगे। हाँ, सही बात है। ये अमूर्त कल्पना सिर्फ इंसान कर सकता है। और इसी सामूहिक कल्पना ने लाखों अजनबियों को एक साथ मिलकर काम करने के लायक बनाया। अगर दो सेपियंस एक ही भगवान, एक ही राष्ट्र या एक ही कानून में विश्वास करते हैं, तो वो एक दूसरे को बिना जाने भी एक साथ युद्ध लड़ सकते हैं या व्यापार कर सकते हैं। इस अमूर्त कल्पना को समझने के लिए ना, अगर हम आधुनिक दुनिया का एक उदाहरण लें, तो प्यूजो कार कंपनी की कहानी सबसे सटीक बैठती है। हाँ, पियूजो का उदाहरण बहुत दिलचस्प है। आखिर प्यूजो असल में क्या है? क्या ये वो फैक्ट्री है जहां कारें बनती हैं? नहीं, फैक्ट्रियां तो भूकंप में ढह सकती हैं। क्या ये उसके कर्मचारी या संस्थापक हैं? नहीं, कर्मचारी बदल सकते हैं और संस्थापक मर चुके हैं। यहाँ तक कि अगर दुनिया की सारी पियूजो कारें रातों रात कबाड़ में बदल जाएं, तब भी पियूजो कंपनी कानूनी रूप से जीवित रहेगी और अगले दिन नई कारें बनाने के लिए कर्ज ले सकेगी। तो प्यूजो है क्या? पियूजो हमारी सामूहिक कल्पना की उपज है। वकीलों की भाषा में इसे लीगल फिक्शन या वैधानिक कल्पना कहते हैं। इसका कोई भौतिक अस्तित्व नहीं है। ये केवल हमारे दिमाग में, हमारे कानूनी दस्तावेजों में और हमारे सामूहिक विश्वास में मौजूद है। जब तक लोग, अदालतें और कानून इस कंपनी के अस्तित्व में विश्वास करते हैं, तब तक ये काम करती रहेगी। ये तो बिल्कुल जादू जैसा है। जादू ही तो है। अगर मैं इसे इतिहास के पन्नों से जोड़कर देखूं, तो आधुनिक कॉर्पोरेट वकील और प्राचीन आदिवासी ओझाओं के बीच मुझे कोई खास अंतर नहीं दिखता। वो कैसे? देखिए, आदिवासी ओझा आड़ के चारों ओर बैठकर विशेष मंत्र बोलते थे, अजीबोगरीब कपड़े पहनते थे और एक जादुई वास्तविकता रचते थे जिससे पूरा कबीला डरता या प्रेरित होता था। और आज के वकील महंगे सूट पहनकर, विशेष कानूनी भाषा का इस्तेमाल करके, सही जगह पर मुहर लगाकर एक कंपनी को जीवित कर देते हैं। दोनों ही मामलों में शब्द और विश्वास एक नई वास्तविकता को जन्म देते हैं। बहुत ही शानदार तुलना है ये। इन कल्पित वास्तविकताओं का सबसे क्रांतिकारी फायदा ये हुआ कि इसने जेनेटिक इवोल्यूशन यानी आनुवांशिक विकास को पूरी तरह से बाईपास कर दिया। मतलब हमें अपने शरीर के बदलने का इंतजार नहीं करना पड़ा। बिल्कुल। जानवरों के व्यवहार में कोई भी बड़ा बदलाव उनके डीएनए में धीमे बदलाव के बिना नहीं हो सकता। शेरों का सामाजिक ढांचा हजारों सालों से वैसा ही है क्योंकि उनका डीएनए नहीं बदला। लेकिन इंसानों ने अपनी कहानियां बदलकर रातों रात अपना व्यवहार बदल लिया। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण कैथोलिक पादरियों या बौद्ध भिक्षुओं का ब्रह्मचर्य का पालन करना है। हाँ, जीव विज्ञान या डीएनए ये कभी नहीं कहेगा कि आप अपनी जीवन ऊर्जा को नष्ट कर दें और संतान पैदा ना करें। ये तो डार्विन के विकासवाद के बिल्कुल खिलाफ है। लेकिन एक कल्पित कहानी, स्वर्ग नरक की अवधारणा और धर्म के प्रति विश्वास ने इस व्यवहार को सदियों तक कायम रखा। इंसानों को अपना व्यवहार बदलने के लिए जीन म्यूटेशन का इंतजार नहीं करना पड़ा, उन्हें बस अपनी कहानी बदलनी पड़ी। कहानियों के इसी जाल ने सेपियंस को दुनिया का शासक बना दिया। लेकिन अब जब हमने ये समझ लिया है कि उन्होंने दुनिया कैसे जीती, तो ये जानना भी उतना ही जरूरी है
कि 12,000 साल पहले कृषि क्रांति के आने से पहले एक आम शिकारी संग्राहक सेपियंस का रोजमर्रा का जीवन कैसा था। ये समझना बहुत जरूरी है क्योंकि हमारा शरीर और हमारा दिमाग आज भी उसी युग के हिसाब से वायर्ड हैं। और विकासवादी मनोविज्ञान इसी बात पर बहुत जोर देता है। हमारे आज के कई अजीबोगरीब व्यवहारों की जड़ें उसी शिकारी संग्राहक काल में छिपी हैं। कोई रोजमर्रा का उदाहरण देंगे आप? बिल्कुल। आज आधुनिक शहरों में लोग हाई कैलोरी वाला मीठा भोजन जैसे चॉकलेट या एक बड़ा सा आइसक्रीम का डिब्बा क्यों ठूस-ठूस कर खाते हैं, भले ही उनका पेट भरा हो। ये कोई अनुशासन की कमी नहीं है, बल्कि ये हमारे डीएनए में बसा एक पुराना उत्तरजीविता का तंत्र है। सही कहा। प्राचीन घास के मैदानों और जंगलों में मीठे फल बहुत दुर्लभ होते थे। आज की तरह हर नुक्कड़ पर सुपरमार्केट नहीं थे। हाँ, अगर किसी प्राचीन इंसान को पके हुए अंजीर का कोई पेड़ मिलता तो उसके लिए सबसे समझदारी भरा काम यही था कि वो बंदरों या पक्षियों के आने से पहले ज्यादा से ज्यादा अंजीर खा ले। उस समय संयम बरतने का मतलब था भूखे मरना, और हमारा दिमाग आज भी उसी सवाना में जी रहा है। हमारे सामने आधुनिक फ्रिज में रखी आइसक्रीम होती है, लेकिन हमारे अवचेतन मन को लगता है कि जल्दी खा लो वरना कोई और खा जाएगा या ये खत्म हो जाएगा। हम एक ऐसे शरीर में जी रहे हैं जो शिकार और संग्रहण के लिए बना था, लेकिन हम उसे कॉर्पोरेट ऑफिस की कुर्सी पर बैठाकर जंक फूड खिला रहे हैं। सिर्फ खाने की आदतें ही नहीं, उनके जीवन का पूरा ढांचा आज की हमारी भागदौड़ भरी जिंदगी से बहुत अलग था। अच्छा? कई मानवशास्त्रियों का मानना है कि वे शिकारी संग्राहक लोग आज के मजदूरों, किसानों या कॉर्पोरेट कर्मचारियों से कहीं बेहतर और तनावमुक्त जीवन जीते थे। इसे मूल समृद्ध समाज या ओरिजिनल एफ्लुएंट सोसाइटी का नाम दिया गया है। एक शिकारी संग्राहक को समृद्ध कहना थोड़ा अटपटा लगता है। बिना पक्के घर, बिना आधुनिक चिकित्सा और बिना किसी तकनीक के वे समृद्ध कैसे हो सकते हैं? आज के नजरिए से तो उनका जीवन लगातार संघर्ष वाला होना चाहिए। उनका जीवन समृद्ध इसलिए था क्योंकि उनकी जरूरतें सीमित थीं और उन्हें पूरा करने में बहुत कम समय लगता था। वे सप्ताह में सिर्फ 35 से 40 घंटे ही भोजन जुटाने का काम करते थे। बस 35-40 घंटे? तो बाकी समय वो क्या करते थे? बाकी का पूरा समय वे गपशप करने, बच्चों के साथ खेलने, कला बनाने और आराम करने में बिताते थे। उनका भोजन बहुत विविध था। मतलब वो सब कुछ खाते थे। हाँ, कभी वे शिकार का मांस खाते, कभी तरह तरह के फल, कभी जड़ें तो कभी मेवे। इस विविधता के कारण उन्हें सारे आवश्यक पोषक तत्व मिल जाते थे। इसके विपरीत कृषि क्रांति के बाद का एक किसान केवल गेहूं या चावल पर निर्भर हो गया, जिससे कुपोषण बढ़ा। और एक और बात जो मुझे बहुत चौंकाती है, वो ये है कि उन दिनों संक्रामक बीमारियों का लगभग अभाव था। आज हम जिन भयंकर बीमारियों को जानते हैं ना, जैसे चेचक, खसरा या तपेदिक, ये बीमारियां तो बहुत बाद में आई। बिल्कुल, ये सब बीमारियां कृषि क्रांति के बाद तब आई जब इंसानों ने गाय, सूअर और मुर्गियों जैसे जानवरों को पालतू बनाया और उनके साथ सटकर रहना शुरू किया। हाँ, शिकारी संग्राहक लोग खुले में रहते थे और छोटे छोटे समूहों में घूमते थे, इसलिए महामारियों के फैलने का कोई खतरा ही नहीं था। ये तो एक बहुत ही सुखद तस्वीर पेश करता है। लेकिन अगर वो जीवन इतना ही आदर्श था, तो क्या सब कुछ स्वर्ग जैसा था? प्यूजो कंपनी की तरह कहीं हम उनके जीवन को भी एक रोमांटिक कल्पना तो नहीं बना रहे हैं? आप बिल्कुल सही दिशा में सोच रही हैं। उस काल को एक आदर्श स्वर्ग मान लेना इतिहास के साथ न्याय नहीं होगा। उनका जीवन प्रकृति के करीब जरूर था, लेकिन प्रकृति बहुत निर्दयी भी हो सकती है। मतलब कोई अंधेरा पहलू भी था? एक बहुत ही क्रूर और अंधेरा पहलू था जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। जब परिस्थितियां कठिन होती थीं, तो वे लोग बहुत कठोर फैसले लेते थे। इसका सबसे बड़ा उदाहरण पैराग्वे के आचे लोग हैं, जो 1960 के दशक तक जंगलों में बिल्कुल उसी प्राचीन शैली में जीवन जी रहे थे। आचे लोग, उन्होंने क्या किया? उनकी जीवन शैली ने मानवशास्त्रियों को प्राचीन इंसानों के व्यवहार की एक बहुत ही यथार्थवादी और कई बार डरावनी झलक दी। जब समूह पर बोझ बढ़ता था, तो वे ऐसे फैसले लेते थे जो आज हमें अमानवीय लग सकते हैं। जैसे कि? उनका जीवन लगातार चलते रहने पर निर्भर था। आचे लोगों में यह प्रथा थी कि जब कोई बुजुर्ग बीमार पड़ जाता था, चलने फिरने में असमर्थ हो जाता था या समूह की गति को धीमा कर देता था, तो वे उसे मार देते थे। अरे भगवान! यही नहीं, किसी अहम सदस्य की मृत्यु होने पर कभी-कभी एक छोटी बच्ची की हत्या करके उसे साथ दफना दिया जाता था।
बिना बालों के पैदा हुए बच्चों को अविकसित मानकर मार दिया जाता था ताकि वे समूह के संसाधनों पर बोझ न बने। ये सब सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आज के नैतिक पैमानों पर ये विशुद्ध क्रूरता है। लेकिन हमें यह भी समझना होगा कि वे कोई दानव या मानसिक रूप से बीमार लोग नहीं थे। हाँ, वे बस इंसान थे जो एक बेहद कठोर और क्षमा न करने वाले वातावरण में अपने पूरे समूह को जीवित रखने के लिए कड़े फैसले ले रहे थे। मैंने कहीं पढ़ा था कि अच्छे लोगों के बीच आपस में बहुत प्रेम, समानता और सहयोग भी था। बिल्कुल, वे अपना सारा भोजन मिल बांट कर खाते थे, लेकिन अपने अस्तित्व को बचाए रखने की कीमत कभी-कभी बहुत भारी और निर्मम होती थी। और उनका जीवन केवल इस अस्तित्व के संघर्ष तक ही सीमित नहीं था, है ना? उनकी मानसिक और आध्यात्मिक दुनिया भी बहुत गहरी थी। जी, वे जीवाद या एनिमिज्म में विश्वास करते थे। उनका मानना था कि केवल इंसानों में ही नहीं, बल्कि हर पेड़, नदी, चट्टान और यहाँ तक कि हवा में भी एक आत्मा या चेतना होती है। मतलब वो प्रकृति के कण कण से जुड़ा हुआ महसूस करते थे। हाँ, वे मानते थे कि इंसान इन आत्माओं के साथ संवाद कर सकता है। उनके धार्मिक रीति रिवाज इतने जटिल थे कि आज के आधुनिक दिमाग के लिए उन्हें पूरी तरह समझना लगभग असंभव है। इस जटिलता का सबसे बड़ा और रहस्यमयी सबूत रूस के सुंगीर में मिले 30,000 साल पुराने कंकाल हैं। सुंगीर की खुदाई, वो तो एक बहुत बड़ी खोज थी। जब पुरातत्वविदों ने उस कब्र को खोदा तो जो कुछ उन्हें मिला उसने प्राचीन इंसानों के बारे में हमारी सारी धारणाओं को हिलाकर रख दिया। वहां एक ही कब्र में 2 बच्चों के कंकाल मिले थे, लेकिन बात कंकालों की नहीं, बात उस खजाने की थी जिसके साथ उन्हें दफनाया गया था। वो खजाना वाकई चौंकाने वाला था। उन बच्चों को हजारों हाथीदांत के मोतियों, लोमड़ी के दांतों और नक्काशीदार हथियारों से सजाया गया था। सुंगीर की वो कब्र ना एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है। एक अकेले हाथीदांत के मोती को तराशने में उस समय के औजारों के साथ करीब 45 मिनट लगते होंगे। और उन बच्चों के शरीर पर तो 10,000 से ज्यादा मोती थे। इसका सीधा सा मतलब है कि पूरे समाज ने उन मोतियों को बनाने में हजारों घंटे का श्रम लगाया होगा। तो ये इस बात का पक्का सबूत है कि शिकार और संग्रहण करने वाले उन शुरुआती समाजों में भी एक गहरी पदानुक्रम व्यवस्था या कोई जटिल धार्मिक मान्यता मौजूद थी। हो सकता है उन बच्चों को किसी जादुई शक्ति का अवतार माना गया हो, या वे किसी शक्तिशाली मुखिया के बच्चे हों। जो भी हो, ये साबित करता है कि उनका दिमाग, उनकी संस्कृति और उनके द्वारा रची गई कल्पित वास्तविकताओं का संसार उतना ही जटिल था जितना कि आज का हमारा समाज है। इस पूरी चर्चा से जो सबसे बड़ी तस्वीर उभर कर आती है वो ये है कि होमो सेपियंस की सफलता शारीरिक ताकत या बड़े हथियारों की मोहताज नहीं थी। ये सफलता इस बात पर निर्भर थी कि कैसे एक कमजोर प्राणी ने आग से प्रकृति को वश में किया, भाषा से समाज को बुना और अपनी कल्पना से उन चीजों को जन्म दिया जो असल में थी ही नहीं। और मजे की बात यह है कि यही कल्पना आज भी हमारे जीवन को चला रही है। वास्तव में विस्मयकारी है। अफ्रीका के एक कोने से शुरू होकर गपशप करते हुए, कहानियां गढ़ते हुए और अमूर्त कंपनियों से लेकर विशाल राष्ट्रों का निर्माण करते हुए हम आज यहाँ तक पहुँच गए हैं। और जैसा कि हमने शुरुआत में कहा था, हमारे भीतर के उस आदिम इंसान और हमारे आज के हाईटेक पर्यावरण के बीच का जो टकराव है, वही हमारी कई आधुनिक समस्याओं की जड़ है। हम शरीर से तो शिकारी संग्रहाहक हैं, लेकिन दिमाग से हम अपने ही बनाए गए कॉरपोरेट और कानूनी ढांचों में उलझे हुए हैं। तो इस गहन चर्चा को विराम देते हुए ये एक ऐसा सवाल है जो हम सभी को सोचने पर मजबूर कर देता है। मानव ने कल्पित वास्तविकताओं यानी फिक्शंस का निर्माण किया था। हमने कानून बनाए, निगम बनाए, पैसा बनाया ताकि हम एक साथ सहयोग कर सकें और दुनिया पर राज कर सकें। लेकिन क्या आज हम इन कल्पित संस्थाओं के इतने अधीन नहीं हो गए हैं कि हमारा पूरा प्राकृतिक जीवन ही नष्ट हो गया है? ये तो बहुत गहरा सवाल है। क्या इंसानों ने निगमों, अर्थव्यवस्थाओं और राष्ट्रों को बनाया था, या अब ये कल्पित कहानियां ही इंसानों को अपने हिसाब से ढाल रही हैं और हमें पालतू बना रही हैं? ये एक ऐसा विचार है जो हमारे आसपास मौजूद हर उस वास्तविकता पर सवाल उठाने का निमंत्रण देता है जिसे हम सच मानकर जी रहे हैं। इस विचार पर गौर जरूर कीजिएगा।